मेरा 80,000 रुपये मेरे अकाउंट से गायब हो गया मेरे सामने। और कुछ मेरी भी गलती थी। उसके बाद मुझे पता चला कि ये मैंने क्या गलती कर बैठा। मैं इतना समझदार रहते हुए भी मेरे अकाउंट से, मतलब कह लीजिए मेरे क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट 80,000 रुपये का मुझे चूना लग गया। और फिर मैं तो शॉक्ड हो गया। और फिर वो पैसा कैसे, मैंने क्या कंप्लेन करा, और जैसे कि जब मुझे पता चला, बस मुझे कुछ सेकंड बाद ही पता चल गया मेरा पैसा अकाउंट से गायब हो चुका है। मेरे 80,000 रुपये, अगर एक कोड और कंफर्मेशन होती तो मेरा लगभग 1,00,000 रुपये का नुकसान हो जाता, नहीं 1.5 लाख हो जाता। लेकिन मेरे 80,000 रुपये गायब हो चुके थे। और फिर मैंने साइबर क्राइम में मैंने कंप्लेन करा, और उसके पोर्टल पे मैंने खुद से कंप्लेन करा, प्रूफ के तौर पे, एविडेंस के तौर पे, ताकि मैं इसके खिलाफ मैं आगे एक्शन लूँगा। और फिर मतलब उस पर मैंने कार्रवाई कराई। और फिर मुझे वो पैसा जो मेरा नुकसान हुआ, जो मेरा ख़त्म हो चुका था, मेरे गायब हो चुका था, फिर मैंने वो पैसा 10 घंटे बाद वो मेरे अकाउंट में वापस आया। जो कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है बहुत सारे केस में, ये पैसे वापस आना। लेकिन फिर भी मैंने करा, जबकि पुलिस ने तो ये कह दिया कि यार, पहले तो पुलिस की भी बहुत बड़ी गलती थी कि उसने मुझे ये कह दिया, FIR में करवाने गया था, वो तो कह दिया कि पैसे तो चले गए, अब आपने ये किया वो किया तो वो तो चला गया। लेकिन फिर भी मैंने कैसे वापस लाया इसके बारे में बात करेंगे डिटेल से। ये वीडियो 3 फेज़ में रहेगा। पहले तो मेरे जो स्टोरी है, मेरे साथ जो कैसे घटा, उसके बारे में बात करेंगे। फिर जो दूसरी बात हो, आप भी ऐसे दुर्घटना से बच सकते हैं। मतलब ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को सब जगह शेयर कर देंगे तो भले ही आपके साथ ना हुआ हो फ्रॉड, बहुत ही आप सिक्योर से चलते हैं, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है। मैं भी तो इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो ये सब रिकमेंड करता हूँ दूसरों को कि फ्रॉड से बचें। मेरे नॉलेज होने के बावजूद मैं दूसरों को नॉलेज में शेयर करता हूँ, और मेरे साथ ये चीज़ हो गया। और प्रूफ के तौर पर मैं स्क्रीनशॉट भी ऐड करते जाऊँगा, आप वो देख लीजिएगा। तो इसलिए ये वीडियो सबके लिए ज़रूरी है, तो सब जगह शेयर कर दीजिए। चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो सब जगह शेयर कर देंगे तो हर कोई जान पाएगा इस बारे में। आगे बात करता हूँ इस बारे में। वैसे मेरा नाम संदीप है, आप देख रहे हैं ये हमारा टेक ड्रॉइड हिंदी यूट्यूब चैनल। और आज जो है बात करेंगे मेरे साथ जो दुर्घटना हुआ। स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। मैं 3 बजे ऐसे मैं कुछ नेटफ्लिक्स वगैरह थोड़ा देख रहा था, थोड़ा चिल कर रहा था यहीं पर बैठ के। दोपहर का टाइम था और 2:55 में मुझे कॉल आता है दोपहर में। और फिर उसके बाद मैंने कॉल रिसीव किया और उधर से मुझे कहा, मैं क्रेडिट कार्ड, वेट आई विल शो यू। मैं क्रेडिट कार्ड एक नहीं, मेरे पास 6-7 क्रेडिट कार्ड हैं, एक्सिस, ICICI, HDFC, बहुत सारे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो मुझे कॉल आया और मुझे कंफर्मेशन वगैरह जो किया गया, जैसे कि मेरे साथ पहले भी हो चुका है, मतलब ये कोई मेरे लिए नॉर्मल ही कॉल था, कोई मेरे लिए बहुत ज़्यादा नया कॉल नहीं था। ये था कॉल किस बारे में, मुझे कॉल किया गया था कि आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट जो है वो इंक्रीज़ किया जाएगा ताकि आप 2-3 लाख तक का शॉपिंग कर पाएंगे। इस तरह से था, 1,80,000 का लिमिट वो इंक्रीज़ करता, और मेरे में भी लिमिट था 85,000 का लिमिट था। तो मैंने बोला ठीक है, ओके, प्रोसेस करते हैं। और ये लिमिट मैं अपने HDFC के कार्ड में 2-3 महीने पहले मैं ऑलरेडी बढ़ा चुका था लिमिट को, तो ये कोई नई बात थी नहीं मेरे लिए। और तो इसका भी मैं सोचा कि चलो यार, ये फ्लिपकार्ट का एक्सिस क्रेडिट कार्ड है, मैंने इसको भी सोचा चलो इसका भी इंक्रीज़ करवा देते हैं, तो इससे होगा क्या, मैं ज़्यादा शॉपिंग कर पाऊँगा इन फ्यूचर जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो उसने पूछा, कोड वगैरह कन्फर्म किया, मैंने कन्फर्म कर दिया, लास्ट का 6 डिजिट मैंने कन्फर्म कर दिया। और यही से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मैं थोड़ा लेजीनेस में उस टाइम था स्पेशली, और इस वजह से मैंने कंफर्म करा दिया। फिर फ्लो में हो गया। उसने पूछा अपना CVV बताइए, CVV मैंने बता दिया। बहुत सारे केस में CVV का भी रिकॉर्ड और कार्ड के नंबर का भी रिकॉर्ड पहले से ही स्कैमर के पास होता है, और पता नहीं ये बैंक एम्प्लॉय से मिले हुए होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका भी CVV हमेशा ही पूछेगा। लेकिन मेरे केस में थोड़ा ज़्यादा ही मैं मूर्खता मेरे साइड से हो गया कि मैंने चलो वो भी बता दिया। और अब तो OTP वाली बात आई, OTP भैया, और उसने फिर यही सजेस्ट किया कि आप OTP मुझे बता दो। और मैंने नेट बैंकिंग ओपन करा था,
लिमिट वगैरह देखा, चलो यार हाँ अभी तो 85,000 का ही है लिमिट। तो मैंने कार्ड उसे मैंने OTP बताया और मेरे अकाउंट से 40,000 का स्पेंट हो गया। अब स्पेंट हो गया, थोड़ा मैंने रिफ्रेश किया क्योंकि मैं नेट बैंकिंग भी ओपन किए हुए था एक्सिस बैंक का। तब तक मुझे समझ में आ गया कि यार पैसे तो गायब हो गए। पैसे गायब होने के पहले मुझे रियलाइज़ हुआ, जब मैंने OTP बताया तो वहाँ पे OTP में भी लिखा हुआ था कि OTP किस लिए आया। तो मेरा था ट्रांजेक्शन OTP लिखा हुआ, लेकिन मैंने पूरा मैसेज नहीं पढ़ा था। मैंने बस ऊपर से ही शॉर्ट में देखा कि चलो यार ये OTP है, और मैंने TXN देखा नहीं था और मैंने OTP तब तक बताया। 2 सेकंड बाद मुझे रियलाइज़ हुआ ये तो ट्रांजेक्शन OTP है, मैंने तो गलती कर दिया। और इसी बीच में तो मैंने और यूट्यूब पे वीडियो वगैरह जब देखे थे तो चलो ये तो मुझे पता चल गया था ट्रांजेक्शन OTP है, और यहाँ पे मेरी गलती थी। तो अब वो तो हो गया था, वो तो पैसे तो अब जा चुके हैं। और इसका मुझे 20,000 का फिर आया, फिर 10,000 का आया, फिर 12-13 हज़ार का था, फिर 9,000 का था। इस तरह से था 3-4 OTP। तो मैंने सब तो नहीं बताया। और बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि आपके फ़ोन के अंदर एनी डेस्क है, टीम व्यूअर है, बहुत सारे ऐप होते हैं। इसके अल्टरनेटिव भी बहुत सारे ऐप आते हैं जो कि आप बिना OTP बताए हुए भी स्कैमर आपके फ़ोन को फ्रीज कर देता है। कैसे, मतलब थोड़ा एडवांस इसके बारे में बात करना पड़ेगा, लेकिन हम ज़्यादा इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, आपके फ़ोन को हैंग कर देता है 1 मिनट के लिए, फ्रीज कर देता है, और फिर वो बैकग्राउंड में वो प्रोसेस में रीड कर लेता है OTP को, और फिर वो ट्रांजेक्शन तो ऐसे भी हो जाता है। लेकिन मेरे केस में तो थोड़ा ईजी था, मेरी गलती थी। अब बात करते हैं आगे की ओर कि फिर जब मुझे पता चला कि पैसे कट चुके हैं मेरे अकाउंट से, तो अब आगे क्या। मैंने फटाक से, मुझे अपने एक्सिस बैंक में मुझे मैनेजर स्पेशली मिला है ना, तो मैंने उसे कॉल किया कि मेरे साथ ये हो गया। अब वो भी कह रहा है कि ये तो सर आपकी गलती है। तो यहाँ पे मैंने कहा हाँ, तो अब आगे क्या करा जाए, क्योंकि अभी जो मैं देख रहा हूँ क्रेडिट कार्ड का ट्रांजेक्शन जो हुआ है वहाँ पे इन प्रोसेस लिखा हुआ है, मतलब वो पेमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, एक तरह से इन प्रोसेस में था। लेकिन हाँ, मेरे अकाउंट से गायब हो चुका था, लेकिन सेटलमेंट जो आगे होता ना, पैसा जहाँ जिस अकाउंट में गया था वहाँ सेटलमेंट नहीं हुआ था। तो अब फिर इन प्रोसेस में था, तो इसलिए मैंने थोड़ी सोचा कि थोड़ा जल्दी यहाँ पे करते हैं, कुछ एक्शन लेते हैं, शायद पैसे वापस आ जाए। तो उधर से वो भी कहता है कि सर ये तो अब पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि आपने OTP बताया, इसलिए पैसे आपके मिलेंगे नहीं, क्योंकि आप ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। फिर उसके बाद मैंने कस्टमर सपोर्ट को बोला, जो मैंने मैनेजर थे, कि अब बताइए अब क्या करें। तो उसने एक नंबर दिया और हेड ब्रांच का, और बोला कि एक लड़की के साथ ऐसा हुआ था, वो उस लड़की का भी पैसे कटा था और उस लड़की का मिल गया पैसा वापस। तो मैंने कहा चलो यार ठीक है। तो मैंने उस पर कॉल किया, फिर वो सीनियर मैनेजर जो था उसने कॉल नहीं उठाया। तो मेरे पास जल्दी से फटाफट अब बात जो आ गई थी कि पैसे तो मिल ही रहे हैं, बस अब बात रह गई थी कंप्लेन रजिस्टर करने की। मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज था, तो मैंने सब जगह कंप्लेन कर दिया। सब जगह मतलब कहाँ एक्सिस बैंक, पहले कस्टमर सपोर्ट में मैंने कंप्लेन कराया, और कंप्लेन करने के बाद रेफरेंस नंबर मुझे मिला। रेफरेंस नंबर लेके मैंने नोट करके रख लिया नोटपैड में कि आगे मुझे अगर इस कंप्लेन पे बात करनी होगी तो बस वो दे दो आप कंप्लेन नंबर, फिर देखेगा उस पर क्या कार्रवाई हुआ है। और कस्टमर सपोर्ट ने थोड़ा सजेशन ये दिया मुझे कि सर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे वापस आ जाएंगे। और ये जो आपका, फिर मैंने कहा कि ये तो ट्रांजेक्शन हो चुका है, अब सेटलमेंट होगा बिल, तो वो तो मुझे पे करना पड़ेगा। तो फिर क्योंकि 40,000 का एक तो कट चुका है, ऊपर से फिर मुझे 40,000 का बिल भरना पड़ता, 80,000 का 81,000 का लगभग ये पेमेंट नुकसान हो गया था। तो फिर वो मुझे कहता है सर मैं टेम्प्रोरी 40,500 जो था वो मैं टेम्प्रोरी आपके क्रेडिट कार्ड में ऐड कर दूंगी। तो ये बैंक के थ्रू जो क्रेडिट कार्ड का वो जो सीन है, वो वही टीम जो उसको मैनेज कर लेगा, और फिर आपको ये 3 महीने तक शायद आपका केस चलेगा। तब तक उसके अंदर जो होगा, जब तक वो आएगा तब तक मैं टेम्प्रोरी तब वहाँ से हट जाएगा और आपका जो पैसा था वो वापस आ जाएगा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आई होप कि आप जल्दी से इस पर एक्शन लेंगे।
अब यहाँ से कंप्लेन करने के बाद बात रह गई थी दूसरी कंप्लेन। मैंने कुछ तब तक मैं यूट्यूब वीडियो भी देखे और थोड़ा बहुत सजेशन वहाँ से भी मिला। वहाँ पे मैंने देखा था कि ये चीज़ तो मैं पहले से भी जानता था, जो कि 24 घंटे के अंदर होता है सब जगह कंप्लेन करना एविडेंस के रूप में कि हाँ भाई आपके साथ स्कैम हुआ और आपने सब जगह कंप्लेन कर दिया, तो ये एविडेंस के तौर पर होता है, प्रूफ के लिए। तो मैंने एक्सिस बैंक का जो कस्टमर सपोर्ट है मैंने सर्च करा, एक्सिस बैंक कस्टमर सपोर्ट ईमेल। तो गूगल से मुझे 2-3 ईमेल मिला। मैंने कुछ लिख दिया टाइपिंग करके कि हाँ भाई मेरे साथ जो हुआ केस, वो सब करने के बाद केस वो नोट करने के बाद मैंने सब ईमेल में बस उसे इकट्ठा में सेंड करते चल गया। और जो ईमेल मैंने 3 कंप्लेन करा था ईमेल पे, मैंने वहाँ पे ना अटैच किया था क्या क्या प्रूफ अटैच किया था मैंने डॉक्यूमेंट के तौर पे। एक ट्रांजैक्शन का SMS जो आया मुझे, उसको स्क्रीनशॉट लेके उसको मैंने अटैच करा। और दूसरी चीज़ कि साइबर क्राइम जो होता है ना, साइबर क्राइम पुलिस वाला जो वेबसाइट है, मैंने वहाँ पे कंप्लेन करा। वहाँ पे कंप्लेन करने के बाद सब डिटेल वगैरह लिखने के बाद नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ा मुझे। और फिर साइबर क्राइम में मैंने कंप्लेन करा। वहाँ से मुझे एक PDF मिला, PDF में सब डिटेल था, वही चीज़ें जो मैंने भरी थी। एक PDF रेडी हो गया, PDF को भी मैंने अटैच किया। और दूसरी चीज़ क्या थी, एक्सिस बैंक का जो मैंने कंप्लेन करा था उसको भी मैंने अटैच कर दिया। 3 डॉक्यूमेंट मैंने इस तरह से अटैच कर दिया था जो था। अब वहाँ पे करने के बाद अब जो मेन मुद्दे की बात करते हैं, ये प्रोसेस है, ये आगे की प्रोसेस है जो कि मैंने करा था। ये जब ट्रांजैक्शन जब करता है तो किस अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ पे ये चीज़ दिखता है। तो मेरे केस में ना बैंक अकाउंट था, ना ही कोई पेटीएम वॉलेट था, मेरे यहाँ पे मर्चेंट था। ये 3 तरीके के होते हैं, मर्चेंट, बैंक अकाउंट या बैंक, और फिर जो तीसरी चीज़ होती है वो होता है वॉलेट। मेरे केस में था मर्चेंट अकाउंट था। और मर्चेंट अकाउंट किस चीज़ का था, तो वहाँ पे ID लिखा हुआ था नो ब्रोकर और फिर 6-7 अंक का नंबर लिखा हुआ था। तो नो ब्रोकर ID, मर्चेंट का ID मुझे मिल गया जब मुझे पैसे कटे थे उस टाइम। और ये चीज़ मिलने के बाद और रेफरेंस नंबर भी मुझे मिल गया था। तो सब जगह ईमेल जो मैंने करा था ना, ये ट्रांजैक्शन ID, रेफरेंस नंबर और ये नो ब्रोकर का जो ID था वो ट्रांजैक्शन में ही दिख जाता है, कहीं इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। ये मुख्य है सबसे कि वो नो ब्रोकर। अब नो ब्रोकर का नाम मैंने पहली बार सुना था। अब फिर मैंने गूगल में सर्च किया नो ब्रोकर है क्या। नो ब्रोकर ऐसे ही फॉल्स नेम है या कोई एक्चुअल में कोई चीज़ है। नो ब्रोकर मैंने सर्च करा तो मैंने गूगल में देखा ये नो ब्रोकर तो बहुत बड़ा एजेंट है। एजेंट वेबसाइट, एक तरह से वेबसाइट है जहाँ पर कि आप फ्लैट खरीद सकते हैं और कोई ज़मीन ले सकते हैं या एरिया वगैरह, यही सब करने के लिए होता है। और नो ब्रोकर में या तो आप उसके अंदर कस्टमर बन जाओगे ना, तो आप दूसरे को आप सेल कर सकते हो। इसके अंदर आपको नो ब्रोकर के अंदर कमीशन मिलेगा, फ़ायदा होगा, ये चीज़ होता है। या फ्लैट आप दूसरे को सेल करोगे तो ये चीज़ का फ़ायदा होगा, कमीशन आपको मिलता है। तो नो ब्रोकर मुझे समझ में आ गया कि ये नो ब्रोकर कोई एक आदमी का काम नहीं है। नो ब्रोकर एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर बहुत सारे काम करने वाले हैं, लाखों लोग। और उस लाखों लोग में किसी एक एम्प्लॉय नहीं, मतलब उसके अंदर जो ब्रोकर है, मैं भी नो ब्रोकर के अंदर मैं चाहूँ ब्रोकर बनना तो नो ब्रोकर के अंदर मैं भी अपना रजिस्टर्ड करके मैं भी बन सकता हूँ। तो उसी मेरे ही जैसे कोई और बन गया था, वही आदमी था, जो था। तो उसका ID तो मुझे मिल गया था, ब्रोकर ID, नो ब्रोकर का ID और अकाउंट। मैंने फटाक से नो ब्रोकर के वेबसाइट में गया, नो ब्रोकर में जो कस्टमर सपोर्ट होता है, मैंने वहाँ पे कॉल करा। उसका ईमेल भी मेरे पास था, मैंने ईमेल भी सेंड कर दिया। और नो ब्रोकर मैंने कॉल करा कि मैडम मेरे साथ ये चीज़ हो गया और मेरे साथ इतने 40,000 का मेरे साथ फ्रॉड हो गया और ऐसा बात हुआ। तो फिर उधर से मुझे पूछा गया कि जी मुझे आपका क्रेडिट कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट बताइए। मैंने अपना 4 डिजिट बताया क्रेडिट कार्ड का। तो उसने कहा ये बिल्कुल सही है। तो जी अकाउंट तो आए हैं। तो उसने कहा कि हमारी टीम इस पर कार्रवाई करेगी और अगर ये नो ब्रोकर का जो पेमेंट है एक्चुअल में ये फ्रॉड होगा या कुछ मुझे इसमें इलीगल एक्टिविटी दिखती है तो आपके पैसे होल्ड कर देंगे। होल्ड करने के बाद उसे
आपको वापस रीसेंड कर दिया जाएगा, मतलब पैसे वापस कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ मुझे बोला गया और इसमें बोला गया कि इसमें आपको 10 दिन का समय लग जाएगा। फिर मैंने बोला ठीक है, मुझे कोई रेफरेंस नंबर दीजिए या कोई कंप्लेंट नंबर दीजिए, नो ब्रोकर को मैंने कहा, जिससे कि मैं आगे कॉल करूं तो मुझे पता चले कि हाँ भाई ये मेरा कंप्लेंट रजिस्टर्ड है। तो उसने बोली सर आपको 24 घंटे के अंदर ईमेल आएगा। अपना ईमेल, उसने मेरा ईमेल वगैरह कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मांग लिया था। तो नो ब्रोकर वाले ने, जो कस्टमर सपोर्ट था, तो उसने मुझे बोला कि 24 घंटे बाद आपको ईमेल आएगा। फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, अब जो लास्ट चीज़ बचा था वो था FIR कंप्लेन करवाना। नो ब्रोकर में मैंने कंप्लेन कर दिया था और उधर से मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला था नो ब्रोकर में कंप्लेन करके। और फिर मैं पुलिस के पास गया, नॉर्मल एप्लीकेशन लिख के, जो ब्लैंक पेपर में होता है, कि मेरे साथ सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी निरीक्षक महोदय मेदनी चौकी लखीसराय ये चीज़ है, विषय क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड तरीके से पैसे कटने के संबंध में FIR। तो ये चीज़ था, मैंने ये सब कुछ डिटेल वगैरह लिख दिया और टाइम वगैरह लिख दिया कि मुझे इस टाइम मेरा पैसा कटा और इस तारीख को पैसे कटे, और ये सब वगैरह करने के बाद मैंने अटैच क्या किया था। और चीज़ यहाँ पे मैंने अटैच करा था ट्रांजैक्शन का जो हुआ था ना, उसका मैंने स्क्रीनशॉट जो लिया था वो भी अटैच कर दिया। एक हार्ड कॉपी करवा लिया एप्लीकेशन का, ताकि वहाँ पे रिसीव जब वो करेंगे तो एप्लीकेशन रिसिप्ट मेरे पास भी रहेगा। और FIR में वैसे भी सीरियल नंबर, क्रमांक, संख्या वैसे मिलता है। और एक आधार कार्ड मैंने अटैच कर दिया इसके साथ डॉक्यूमेंट के तौर पे। और ये सब करने के बाद वो थाना में कह रहा है कि नहीं FIR हम रजिस्टर नहीं करेंगे, ये काम साइबर वाले का है, साइबर क्राइम वाले का है। वैसे तो पहले मुझसे मेरा ये केस सुना, उसके बाद मुझे कहता है कि नहीं, मतलब मेरा ये काम नहीं है। अरे इतना स्टूपिड मुझे लगा ना, जो पता नहीं SI ही था या ASI था मेदनी चौकी थाना का, इतना बेवकूफ़ मुझे लगा कि फिर उसने ये मुझे कहा। और ये बेवकूफ़ मैं जस्ट सुन के उसे बेवकूफ़ नहीं कह रहा हूँ, मेरी कुछ वार्तालाप हुई, बातें हुई, मैंने उसको अच्छे से सब कुछ बताया डिटेल कि FIR आप क्यों नहीं लेंगे, मुझे लोकल थाने का प्रूफ चाहिए। FIR जो मैंने कराया कि हाँ भाई मेरे साथ ये एक्चुअल में ये सब स्कैम हुआ और मैं आपको सब डॉक्यूमेंट तो आपको दे रहा हूँ। तो वो कहता है नहीं, आप लखीसराय चले जाओ, साइबर क्राइम के लिए स्पेशली थाने खुले हैं, पुलिस थाने खुले हैं, वहाँ पे कंप्लेन करवाओ। मैंने कहा साइबर क्राइम में मैं ऑलरेडी कंप्लेन कर चुका हूँ और ये उसका प्रूफ रहा। तो अब मैं कहा अब मैं साइबर क्राइम कंप्लेन करने में क्यों जाऊँ ऑफलाइन में, जब मैंने ये जो असली पोर्टल है मैंने वहीं पे कर दिया, मुझे नंबर भी मिला, एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो वो कह रहा है कि नहीं ये मतलब इसमें हम नहीं रजिस्टर्ड करेंगे, आप पहले वहाँ पे जाइए। तो ये कहा उसने। और कंप्लेन जो करना होता है 24 घंटे के अंदर अगर आप कंप्लेन करते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा प्रूफ होता है, एविडेंस होता है। और इस पे अगर आप आगे भी एक्शन लेंगे, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद आपके पैसे नहीं आते हैं, तो आगे आपको बढ़ने में ना आपको ये मदद करता है FIR वगैरह। तो ये चीज़ है, बाकी मैंने नोट करके रखा है मेरे साथ जो चीज़ें वगैरह मैंने डाली ना। पहला कंप्लेन जो मैंने करा था वो एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर सपोर्ट मैंने कॉल करा। फिर दूसरा कॉल जो था कार्ड को मैंने ब्लॉक करवाया, दूसरा चीज़। तीसरा चीज़ साइबर कंप्लेन करवाया, साइबर क्राइम में कंप्लेन। एक तो 1930 कॉल करके आप कंप्लेन कर सकते हैं, ऐसा नहीं तो आप खुद पोर्टल पे जाके कंप्लेन कर दो। और हाँ, कंप्लेन करते वक्त आपके हर एक चीज़ का डिटेल होना चाहिए, टाइम कब हुआ, स्क्रीनशॉट, हर चीज़ प्रूफ वगैरह होना चाहिए, वही तो ऐड करना होता है ना डिटेल वगैरह। और चौथा कंप्लेन था ईमेल कंप्लेन जो एक्सिस बैंक है। फिर एक्सिस मैन का बर्ड्समैन वाला कंप्लेन मुझे मिला, ईमेल मिला। मैंने वो एक्सिस बैंक का बर्ड्समैन नहीं, हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में एक बैंक बर्ड्समैन होता है। बैंक बर्ड्समैन, आप नाम गूगल पे आप देख लो, बैंक बर्ड्समैन जो होता है ना, तो मुझे बैंक बर्ड्समैन पटना का मुझे मिला। 6 जगह मैंने कंप्लेन कर दिया। और एक जो लास्ट बचा था FIR करना 24 घंटे के अंदर, वैसे 3 दिन का टाइम होता है, लेकिन 24 घंटे थोड़ा ज़्यादा सही टाइम होता है, सही मतलब बेटर होता है। तो वो सब मैंने कर दिया। और फिर FIR तो वहाँ से लिया नहीं, मैं घर वापस आ गया। वापस आने के बाद एक दोस्त से भी मैंने बात किया, तो दीपू था, एक दीपक मेरा दोस्त है, तो उसको मैंने कॉल करा कि भाई ये मेरे साथ हो गया। उसको मैंने बताया था 6-7 घंटे बाद ये मैंने बात किया कि मेरे साथ ये चीज़ हो गया।
तो उसने कहा कि पैसे वापस आ जाएंगे, ऐसा उसने कहा। मुझे थोड़ी तसल्ली मिली कि भाई या सही है, पैसे मिल जाएंगे वापस। लेकिन अब उसकी बातों पे तो पूरा भरोसा नहीं कर लेंगे ना, क्योंकि उसकी बातों पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ी तसल्ली मिली कि चलो यार मिल जाएगा। लेकिन फिर मैं तो ये सोच चुका था कि पैसे मिलना मुश्किल होगा। फिर मैंने देखा, रात को सोया, फिर सुबह मैंने जगा, सबसे पहले तो वही सब देखा, ईमेल वगैरह चेक किया कि कोई ईमेल वगैरह आया या नहीं आया। तो फिर एक मैजिकल चीज़ हुई, सुबह मैंने देखा एक ईमेल आया नो ब्रोकर की तरफ से। तो नो ब्रोकर ने ये कहा कि जो अकाउंट था, जिस अकाउंट में पैसे गया था, उसको हमने ब्लॉक कर दिया क्योंकि वो फ्रॉड था। और मुझे ये ईमेल आया था, ईमेल आप देख सकते हैं, नहीं इधर ही आप देख सकते हैं, ईमेल आया था। तो उस ईमेल में सब कुछ मेंशन था कि आपके पैसे 10 दिन के अंदर आपको मिल जाएंगे, और ये अकाउंट जो है इस सस्पेक्ट को ब्लॉक कर दिया गया है, इस आईडी को। और तो फिर मैंने 1 घंटे बाद देखा कि वो पैसे जो है मेरे अकाउंट में, मतलब जो मेरा क्रेडिट कार्ड का जो था ना, मैं एक्सिस बैंक के नेट बैंकिंग मैंने ओपन करा ऐप में, फिर वहाँ पे देखा कि पैसे तो वापस सच में आ चुके हैं। और फिर ये कहानी था कि इस तरीके से मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ, पैसे वापस आए। और कस्टमर सपोर्ट में आपको 90 दिन का टाइम लिया जाता है, मतलब 3 महीने का, कि 3 महीने तक इस पर कार्रवाई चलेगी। लेकिन आपका अगर पैसे तुरंत आ जाता है तो ये 2 तरीके से पैसे आते हैं, 2 तरीके से। एक तो ये होता है कि इंस्टेंट, जो आपने फटाफट एक्शन लिया उससे आपको पैसे मिलते हैं वापस थोड़ा जल्दी, नहीं तो थोड़ा डिले होकर के मिलता है। तो आपको इसमें थोड़ा प्रोसेस लगता है, जिसमें कि आपको बीच में ये भी लगेगा कि पैसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मेरा कंप्लेन जो है काफ़ी वो स्ट्रॉन्ग था, सही तरीके से मैंने कंप्लेन करा, इस वजह से मेरे पैसे वापस आ गए। तो अब यहाँ पे बात ये हो गई कि आप जब कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं तो बिल्कुल आप देखो कि कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट पे अपने डिटेल्स वगैरह नहीं डालें। वैसे तो मैंने अपने कहीं कार्ड का डिटेल वगैरह कहीं फालतू जगह मैंने नहीं डाला था, बस ये फ्लिपकार्ट के अंदर मैंने डिटेल डाला था और कहीं नहीं। और बाकी बात रही, बहुत बार ऐसे जो पैसे वाले फ्रॉड होते हैं, बैंक एम्प्लॉय भी मिले होते हैं, ये चीज़ होता है। और यूट्यूब में मैंने जो वीडियो देखा यार, मुझे गजब लगा कि यूट्यूबर से ज़्यादा हेल्पफुल तो व्यूवर भी होते हैं। मैंने ये देखा, क्योंकि मैं जब वीडियो देख रहा था तो मैंने देखा कि यार बहुत सारे व्यूवर एक दूसरे को सजेस्ट कर रहे हैं। कोई व्यूवर ने क्वेश्चन करा तो यूट्यूबर ने तो जवाब दिया नहीं, क्योंकि उसको बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो वो सबके कमेंट का रिप्लाई कैसे दे देंगे। हाँ, ये मेरे लिए शर्म की बात है कि मतलब मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पाता, लेकिन ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारे जो व्यूवर्स होते हैं वही एक दूसरे को सजेस्ट कर देते हैं कि भाई आप ये करो वो करो। मैंने भी कमेंट में देखा था ये चीज़। तो आपके साथ अगर कभी ऐसा होता है तो आप भी अपने बारे में कुछ मुझे कमेंट बता सकते हैं, मैं देखूंगा, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। अदरवाइज मुझे पता है व्यूवर्स ही आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो आप ये सब, बाकी मैं कुछ चीज़ें शॉर्ट में वीडियो, मैंने अपना स्टोरी मैंने खुद से बोलकर ये सब बताया, आपको प्रूफ के साथ दिखाया कि मैंने क्या क्या करा नहीं करा। अब जो डिस्क्रिप्शन में भी मैं कुछ लिख दूंगा स्टेप सिंपल सा, आप उसको भी डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को अगर आप शेयर कर देंगे सब जगह, तो किसी के साथ, अगर किसी के फैमिली के साथ, हो सकता है आपके साथ ना हो, आपके फैमिली के साथ होगा, तो उनको वो भी सिक्योर हो पाएंगे, या तो उसकी आप मदद कर पाएंगे कि ऐसे ऐसी चीज़ होता है, तो कैसे आप आगे स्टेप लेंगे, कैसे कदम बढ़ाएंगे। बाकी मेरा नाम संदीप है, आप देख रहे थे ये हमारा टेक ड्रॉइड हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूँ किसी और यूजफुल वीडियो के साथ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे खुशी होगी। मेरे साथ फ्रॉड हो गया या ये तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। और ऐसा नहीं कि मेरे पास ज़िंदगी में मेरे पास पहली बार ये क्रेडिट कार्ड वगैरह आया। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये मेरे साथ 7-8 सालों से मेरे पास बहुत सारे हैं, फिर भी मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। तो आपके साथ कभी होता है इन फ्यूचर तो आप बच सकते हैं। बाकी कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपने थॉट्स, राय। बाकी बाय। मेरा इंस्टाग्राम भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे भी। थैंक यू।